तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। ये जो है हमारे सामने 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें जो है ये जियो यानी कि भूगोल का जो है चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है वो मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो आप मुझे जो यहाँ पर आई बटन आएगा लिंक, आप वहां से जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर भी है और अगर आपको भूगोल समझना है यानी कि ज्योग्राफी समझना है तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके जो बात है वो अक्षांश और देशांतर की भी होती है। इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। और ये हमारे सामने अगला चैप्टर भी है, तो इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहली बात इसमें बताई जा रही है ग्लोब के बारे में। तो ये जो है हमारे सामने ये ग्लोब का ये एक चित्र है। ये हमारे सामने ग्लोब है। ग्लोब जो होता है पृथ्वी का ही एक लघु रूप होता है, जिसमें पृथ्वी का लघु एक रूप होता है जो कि पृथ्वी का ही वास्तविक स्वरूप होता है। ठीक है, जैसी पृथ्वी दिखने में है बिल्कुल वैसा ही इसका रूप होता है, वैसे ही इसके कॉन्टिनेंट और जितने भी ओशन वगैरह हैं सारी चीजें वैसी ही होती हैं, बस इसका जो साइज है वो ही छोटा होता है। और ये ग्लोब जो है काफी बड़े भी हो सकते हैं, जो बहुत ही दूरी तक अगर ले जाने हैं तो उनको ले जाने में दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन कुछ छोटे भी होते हैं जैसे कि पॉकेट वाले जो ग्लोब आते हैं, और कुछ गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं। अगर आपने देखे होंगे तो कुछ गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं एकदम खाली, और उनमें जब हवा भरी जाती है तो वो एकदम ग्लोब की तरह खुल जाते हैं। तो ये ग्लोब का एक चित्र है। इसमें दिखा रखा है कि पृथ्वी का जिस तरह से झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी जो है हमारी आपको पता है 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। आगे भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि पृथ्वी जो हमारे 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, बाकी सारी चीजें। तो ये जो हमारे सामने एक ग्लोब है और ग्लोब के बारे में इतनी ही बातें इसमें थी कि ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब जो है पृथ्वी का ही एक लघु रूप है और ये जो है पृथ्वी का एक वास्तविक रूप भी होता है। अब इसमें अक्ष के बारे में बात बताई जा रही है कि जो ये जो पॉइंट यहाँ पर दिखा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ये अक्ष। ठीक है, एक ये अक्ष है, एक इसके ऊपर भी है। ठीक है, ये दोनों ही जो है पृथ्वी के अक्ष माने जाते हैं। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव का हिस्सा है। ठीक, और ये जो है दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा है। ये सारी भी चीजें हम लोग आगे देखते चलेंगे। तो अक्ष के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। तो अगर अक्ष पूछ लिया जाए कि अक्ष किसे कहा जाता है तो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में एक सुई जो होती है उसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उन्हें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, वो भी मैंने आपको भी बताया। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की जो भांति है पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी जो है किधर से किधर घूमती है, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फिर इसमें बता रहे हैं कि पृथ्वी का वास्तव में एक ऐसी कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। तो वास्तविक में तो कोई पृथ्वी को अगर आप अंतरिक्ष से जाकर देखेंगे तो आपको कोई सुई वुई नहीं दिखाई देगी। बस ये जो है काल्पनिक रेखा है जो आपको पैमाना मानने के लिए जो है बताई गई है। ठीक है, यह काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में जो है ये बांटती है। ठीक है, ग्लोब को ये 2 बराबर हिस्सों में ये बांटती है। अब आते हैं अगली टॉपिक्स की तरफ। तो और जिसको ये 2 बराबर भागों में बांटती है, अब देखिए अब इसमें बात आ रही है विषुवत वृत्त के बारे में। ठीक है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। तो ये जो हमारे सामने एक पृथ्वी का चित्र है, यहाँ पर जो ये बीच से जो रेखा गुजर के जाती है इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। इसको विषुवत वृत्त, या अगर आपने इसको भूमध्य रेखा कहा है तो भूमध्य रेखा भी सही है, क्योंकि हम लोग भूमध्य रेखा इसलिए भी कहते हैं। भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त जो है एक ही चीज है, क्योंकि ये रेखा सिर्फ सामने वाले हिस्से में नहीं, पृथ्वी का एक सामने का हिस्सा जो हमको दिख रहा है, लेकिन इसका पिछला भी हिस्सा होता है।
तो ये वहां से भी जाती है और वहां से क्या है, ये कहीं ना कहीं एक सर्कल जैसा बनाती है, ठीक है। तो इसको वृत्त कहते हैं, एक सर्कल जो है वो वृत्त कहलाता है, तो उसी तरह से इसको वृत्त कहते हैं। तो ये विषुवत वृत्त है। इसके ऊपरी वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध। और जो जिस जगह से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है उसको 0 डिग्री माना जाता है, ठीक है, उसको 0 डिग्री माना जाता है। और जो ये वाली जो रेखाएं होती हैं पृथ्वी पे, आपने देखा होगा इस तरह की रेखाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको अक्षांशीय रेखा या फिर समानांतर रेखा कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, इनको अक्षांशीय रेखाएं या फिर समानांतर रेखाएं हैं जो इनको कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि अक्षांशीय रेखा या समानांतर रेखा कौन सी होती हैं, जो तो कहेंगे जो पृथ्वी पर विषुवत रेखा की तरह रेखाएं होती हैं और पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बांटती हैं, उन रेखाओं को जो है क्या कहते हैं, उन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं या फिर समानांतर रेखाएं। अब बात आती है विषुवत वृत्त और अंश, इन सारी चीजों के बारे में, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री अंश = 1/4 यानी कि 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दर्शाता है, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारे सामने एक पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारे सामने पृथ्वी है। इसमें यही बता रहे हैं कि जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो उत्तरी ध्रुव है, नीचे वाला हिस्सा जो है दक्षिणी ध्रुव है, और भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर बनता है, ठीक है। इसमें यही चीज उन्होंने बताई है। अब बात आती है अगले कुछ पॉइंट्स की तरफ, तो अगले पॉइंट्स की तरफ भी चलते हैं। तो उदाहरण के लिए अब ये जो है हमारे सामने ताप कटिबंध आ गया, ठीक, हमारे सामने ये क्या है, ये ताप कटिबंध है, ठीक। इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो पृथ्वी पर जो है 3 तरह के ताप कटिबंध पाए जाते हैं, ठीक। पहला है शीत कटिबंध, फिर है शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। अब क्योंकि ये है हमारी भूमध्य रेखा, ठीक, ये है हमारी भूमध्य रेखा, और इसके अगर उत्तर में जाएंगे तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो ये भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश के नीचे का जो ये हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। और फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और ये ऊपर वाला हिस्सा अगर कहा जाएगा तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाएगा, और ये नीचे वाला अगर हिस्सा आए तो नीचे वाले हिस्से को भी 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसको भी कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब इसमें बात आई है उत्तरी शीत कटिबंध के बारे में। तो ये जो है 66.5 से और उत्तरी ध्रुव तक का जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं शीत कटिबंध। अगर हम लोग ऊपरी वाले हिस्से की बात करें तो 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक का जितना भी एरिया है वो आता है उत्तरी शीत कटिबंध, और ऐसे ही जो है दक्षिणी शीत कटिबंध भी है। और इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त या फिर यहाँ पर जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं पृथ्वी पर इसी तरह से बना हुआ होता है कि अगर हम पृथ्वी को जरा सा इधर इस साइड से अगर घुमाकर अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहेंगे इसको। और यही सारी चीजें इसमें बताई गई थी। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में दक्षिणी अमेरिका में बेली होरिज़ोंटो दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री अंश पर जो है स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और बेलो होरिज़ोंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। तो देखिए 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो है स्थित है कौन सा है, महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर, और ब्राजील यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो बेलो होरिज़ोंटो जो है, तो वो कहीं ना कहीं जो है 20 डिग्री अक्षांश पर ही स्थित है। उसके बारे में भी बताया जा रहा है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे देश या राज्य हैं कौन, या फिर अगर पूछ देगा कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो होरिज़ोंटो किस अक्षांश पर स्थित है, तो 20 डिग्री उत्तर या 30 डिग्री 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा,
जो महाराष्ट्र का जो है वो है 20 डिग्री उत्तर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर जो है महाराष्ट्र का भी है, कहीं पर होगा, और नीचे की तरफ बता रहा है क्योंकि वो दक्षिण में है ब्राजील का बेलो होरिज़ोंटे, तो वो दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर ही स्थित हैं, लेकिन उनकी जो गोलार्ध है वो अलग है। महाराष्ट्र का जो गोलार्ध है वो उत्तरी है और ब्राजील का जो गोलार्ध है वो है दक्षिणी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब बात आती है महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये रेखाओं के बारे में बताए जाएंगे और तापकटिबंध के बारे में भी हमने देखा। अब जो है बात करते हैं कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अंशों पर जो है सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा इसे जो है उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कह रहे हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है तो वो विषुवत रेखा, या फिर हम उसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। अगर इसके उत्तरी भाग की अगर बात करें तो उत्तरी भाग में एक कर्क रेखा है, ठीक, और दक्षिणी भाग की अगर बात करें तो दक्षिणी भाग में है हमारी एक मकर रेखा, ठीक है। दक्षिणी भाग में है मकर रेखा और उत्तरी भाग में है कर्क रेखा, ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। और बीच में है भूमध्य रेखा, ये भी आप याद रखिए। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अंशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है और इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। तो पृथ्वी के इस हिस्से पे, ठीक है, इस वाले हिस्से पे जो है सूर्य जो है हमेशा वर्ष भर इसकी जो किरणें यहाँ पर बनी रहती हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इस वजह से क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर हमेशा सबसे तेज होती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है और ये बाकी कटिबंधों से जो है ये ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे गर्म कटिबंध कौन सा है तो उष्ण कटिबंध है। अब बात आती है अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अंशांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। तो अगर पूछे कि कर्क कौन कौन सी रेखा के बाद जो है सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता, तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं बनता है। और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव पर वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसा कि आपको अभी मैंने बताया था कि 0 डिग्री से 23.5 नीचे और 23.5 ऊपर के जो उत्तरी भाग है इनको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर इसके ऊपर वाला हिस्सा आता है 23.5 से 66.5 वाला, ठीक है। 23.5 से 66 वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला जो हिस्सा बनेगा शीतोष्ण कटिबंध कहलाया जाएगा। ऊपरी वाला हिस्सा जो है उत्तरी में आ जाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी में, यानी कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब बचा है हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध के बारे में भी जानते हैं। तो शीत कटिबंध जो है ये सबसे ठंडा एरिया होता है, ठीक है। सबसे ठंडा एरिया कौन सा होता है, सबसे ठंडा एरिया होता है हमारा शीत कटिबंध। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। तो इस वाले हिस्से पे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पर जो है सूर्य की किरणें ज्यादा अच्छे से नहीं आ पाती हैं यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई भी है, यानी कि तो हम इस तरह से अगर चित्र बनाए, पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है तो यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से जो यहाँ पर हमेशा एक बार जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें कम आने के कारण यहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है। और यहाँ पर ठंड इतनी होती है कि यहाँ का जो पानी है वो जो है बर्फ से ढक जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई देगी। अब बात आती है देशांतर क्या है। और अक्षांश तो अभी हमने जान लिया कि अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती हैं, जो विषुवत रेखा की समान होती हैं और पृथ्वी को जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बांटती हैं। अब समझ लेते हैं हम लोग देशांतरीय रेखाओं के बारे में। तो देशांतरीय रेखाओं के बारे में बता रहा है किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो जो इस तरह की रेखाएं आती हैं
इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, या फिर इनको देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो लंबवत पड़ी हुई होती हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो है पूरी 360 होती हैं। ठीक है, 360 होती हैं। एक बीच वाली जो है वो 0 डिग्री से होके आती है, फिर उतनी ही दूरी पे दूसरी आती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से करके 360 बराबर भागों में जो है देशांतरीय रेखाओं को जो है बांटा गया है। उसके बारे में भी अभी बताया जा रहा है, उसको वो भी हम लोग भी समझेंगे, जानते हैं। इसमें बता रहे हैं कि कहते हैं कि उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं। ठीक है, इसमें यही चीज बताई जा रही है कि जब ये दूरियां आपस में मिलती हैं तब इनको क्या कहते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जितनी भी ये देशांतर वाली रेखाएं होते हैं, इनकी जो ये दूरी होती है ऊपर से नीचे वाली जो आ रही है, ये जो है हमेशा समान होती है। और इनकी जो बीच की दूरी जो होती है मध्य रेखा पे, ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा के आसपास में इनकी दूरी जो है सभी रेखाओं के बीच की जो होती है बराबर होती है। ऐसा नहीं होगा कि इसके इधर से जो दूरी है वो कुछ और है और इसकी ये दूरी कुछ और है। ये और ये दोनों सारी दूरियां जो है बराबर रहेंगी विषुवत रेखा के आसपास में। और ध्रुवों की ओर जब ये बढ़ती हैं तब इनकी दूरी घटती जाती है, जैसा कि आपको देखने को भी मिल रहा होगा कि ये दूरियां जब ये इधर से होते हुए ऊपर जा रही हैं तो इनके बीच की जो ये दूरी है, यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है और यहाँ पर इतनी है, एक जगह जाकर के एकदम शून्य रह जाती है। तो यही चीज इसमें बताई जा रही है कि या जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं उनकी दूरी अगर पूछा जाए कि ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या घटती बढ़ती दोनों है, तो क्या हो जाएगा आंसर। ध्रुवों की तरफ जब ये देशांतरीय रेखा जाता है तो इनकी दूरी जो है वो घटती है और भूमध्य रेखा पर जो इनकी जो दूरी है वो समान रहती है। ठीक है, ये समान रहती है। और इनकी पूछी जाए कि लंबाई, तो लंबाई जो होती है देशांतरीय रेखाओं की जो होती है वो भी सभी समान होती हैं। अब इसको जो है 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो जैसे ये हमारा पृथ्वी है, इससे एक ये 0 डिग्री रेखा निकली है, देशांतर रेखा। तो इसके इधर की जो ये रेखाएं हैं, ये इधर से होते हुए पृथ्वी की तरफ पीछे से घूमते हुए ये 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर कहलाएंगी। और इधर वाली जो रेखाएं हैं, ठीक है, इधर वाली जो ये रेखाएं हैं ये कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर वाली। ठीक है, ये रेखाएं कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर वाली रेखाएं। तो यही चीज है कि पृथ्वी को जो है 2 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। एक तो हो जाएगी 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम रेखाएं। ठीक, तो यही इसमें बताया जा रहा है। अब बात करते हैं, इसको जो है यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि देशांतर रेखाओं को जो है यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। अगर यामोत्तर रेखाएं करके पूछ दिया तो आप यामोत्तर और देशांतर में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और ये बताते हैं जो 0 डिग्री की जो देशांतरीय रेखा निकली है तो वो निकली है ब्रिटेन की एक राजकीय वेधशाला है जो कि ग्रीनविच यानी कि ग्रीनविच में है। वहां से होकर के जो है हमारी जो है देशांतर रेखा जो 0 वाली है, 0 डिग्री वाली है, वो निकली है। और एक और चीज है कि जो 180 डिग्री वाली जो रेखा होती है ना, वो 180 डिग्री पूर्व और जो 1 डिग्री पश्चिम वाली, वो दोनों समान होती हैं। जैसे ही यहाँ पर जाके 180 डिग्री वाली खत्म होती है पूर्व वाली, और यहीं से जो है 1 डिग्री और पश्चिम की ओर भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से इसमें यही चीज बताई गई है। अब बात करते हैं आगे आने वाले कुछ पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, अब बता रहे हैं इसमें जो ये ग्रिड के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि ग्रिड किसको कहते हैं। तो ये जो आकृति बनी हुई है, ठीक है, जो इस तरह से देशांतर रेखाओं की आकृति, ठीक है, इस तरह से देशांतर रेखाओं की आकृति और ये समानांतर ये अक्षांश वाली जो आकृति जो इस तरह से जाल बनाती हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको ग्रिड कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ग्रिड किसको कहते हैं तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं से बनी हुई जाल जैसी जो आकृति होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रिड। तो ग्रिड के बारे में भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि प्रश्नों में पूछा गया है कि ग्रिड किसका रूप है। तो अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखाओं से बनी हुई जाल जैसी जो संरचना या आकृति जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको ग्रिड कहा जाता है। अब बता रहे हैं उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है
और 26 डिग्री अक्षांश और एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं मिलती हैं। तो असम में ध्रुवीय जो है यहाँ कहीं पर जो है स्थित होगा, ठीक है। असम में जो हमारी ध्रुवीय यहाँ कहीं पर होगा, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो है 26 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास में। तो इसी तरह से इसमें दूरी का और समय का इसी से ही अंदाजा लगाया जाता है। अभी हमारे सामने ये जो है कि एक चित्र दे रखा है, ठीक है। ये चित्र दे रखा है, इसको मैं आपको अभी समझाता हूं। तो ये हमारे सामने ये चित्र है पूरे विश्व के मानचित्र का। यहाँ पर जो है देशांतरीय रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो -1 -2 इस तरह से दे रखा है, और ये जो है पूरा इसमें बताया गया है। भारत का समय जो है इसमें दिखा रहा है कि 5.5 घंटे ज्यादा है। किससे? तो जो ग्रीनविच का जो टाइम है वहां से जो है 5.5 घंटे ज्यादा है। यहाँ पर से देखो ये ग्रीनिच लाइन है, ये जो ग्रीनिच लाइन निकल रही है, ये जो है हमारी क्या है, ये 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर है। इसके अगर आप इधर आएंगे तो समय जो है इधर जाने पर प्लस होता जाता है, ठीक है। यहाँ पर आने पर समय प्लस होता जाता है और इधर जाते हैं तो समय जो है माइनस होता जाता है। तो ग्रीनिश रेखा के अगर यही पूछा जाता है कि अगर भारत का समय जो है ग्रीनविच रेखा से जो है 5.5 घंटे ज्यादा है, और ये कैसे ज्यादा है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा भी। और प्रश्न ये बनता है कि अगर लंदन में जो है इस समय दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत में कितना समय होगा? तो सीधे 5.5 घंटे जो भी समय है उससे ज्यादा ऐड कर ले जाएंगे, यानी कि भारत में जो है 5:30 जो है वो शाम के बज रहे होंगे, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। इसके में जो है पूर्व की तरफ जाने पर समय जो है घटता है और पश्चिम की तरफ जाने पर समय जो है माइनस होता है। तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई थी। अब आगे भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, तो उसको भी जान लेते हैं। ये क्या हो गया? फिर आती है बात देशांतर और समय के बारे में, ठीक है। देशांतर और समय के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि देशांतर और समय क्या होता है। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित यानी ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। तो जब ग्रीनिच पर जो है सूर्य की किरणें पड़ती है तो सभी स्थानों पर क्या होती है? दोपहर होती है। और बता रहे चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच के समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच के पीछे होगा, ठीक है। जो ग्रीनविच के पूर्व में है उन पर जो समय मैंने क्या बताया था, बढ़ता है, और उसके जो पश्चिम में है उन पर समय जो क्या है वो घटता है। तो यही चीज इसमें भी बताई जा रही है। अब बता रहे हैं इसमें गणना कैसे करते हैं। तो जो समय है उसके बारे में चलिए मैं आपको इसमें कैलकुलेट करना जो है मैं बताता हूं। तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है घूर्णन कितने घंटे में कर लेती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर लेती है 24 घंटे में। और पृथ्वी पर जो रेखाएं हैं तो 360 डिग्री जो है देशांतरीय रेखा है। तो अगर इसमें बताएं कि 24 घंटे में कितना घूमती है पृथ्वी, तो 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। 1 घंटे की अगर बात करें तो हो जाएगा 360/24, ठीक है। 360/24, तो उसको अगर काट लीजिए तो 6 चौक 24 और 6 रंग 36 60, तो 6 कम 6 चौक 24 सॉरी 4 आएगा, और यहाँ पर 60 आ गया, और 4 1 जा 4 और 4 15 जा क्या होता 60। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है कितना? 60 डिग्री जो है 1 घंटे में घूमती है। अब 1 घंटे में जो है मिनट कितने होते हैं? तो 1 घंटा होता है 60 मिनट के बराबर, ठीक। तो 1 घंटा होता है हमारा 60 मिनट के बराबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में घूमते हैं कितने? 60 डिग्री अक्षांश, ठीक है। सॉरी 15 डिग्री, यहाँ पर 15 आया था ना, सॉरी हाँ यहाँ पर 15 आया था। तो 60 मिनट में घूमती है 15 डिग्री।
60 मिनट में घूमती है कितना, 60 मिनट में घूमती है, 60 मिनट में घूमती है 15 डिग्री। तो अगर हम पूछे 1 डिग्री कितने में घूमेगी, तो 60 बटे इसको हम 15 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 4। तो 1 मिनट में अगर पृथ्वी घूमती कितना है तो आ जाएगा आंसर 4 डिग्री है। या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 4 डिग्री जो है वो कितने मिनट के बराबर होता है, तो 1 मिनट के बराबर होता है। ठीक, यही इसका मेन रीजन था मुझे आपको बताने का। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री बराबर जो है 4 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो 4 मिनट जो है, ठीक है, 4 मिनट जो है वो इक्वल्स टू 1 डिग्री है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक, तो एक देशांतर में जो 1 है 2 है इनके बीच की दूरी को अगर कहें तो 4 मिनट की दूरी हम बता सकते हैं। यही चीज इसमें बताई गई थी। अब आती है कि हम मानक समय आखिर मानते क्यों हैं। तो मानक समय मानने का भी एक रीजन होता है कि मानक समय हम मानेंगे तो होता क्या, हर जगह का समय जो है अलग अलग होता है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पर है और दूसरा इंसान यहाँ पर है तो इन दोनों के बीच का जो समय है वो अलग अलग होगा, क्योंकि ये इनसे दूरी में है। और यही जैसे कोई इंसान भारत में है तो वो, और कोई इंसान जो है ब्रिटेन में है, तो भारत का अगर इंसान जो होगा वो कहेगा कि हमारे यहाँ तो 5:30 बज रहे हैं। अगर उसने किसी इंसान को बुलाया ब्रिटेन से कि हमारे यहाँ आ जाना 5:30 बजे, तो उस इंसान को 5:30 बजे भारत में आने के लिए जो है ब्रिटेन से 12 बजे चलना पड़ेगा। अगर वो ब्रिटेन के 5:30 बजे से चलना स्टार्ट करेगा कि हमको 5:30 बजे पहुंचना है, तो उसको बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो उससे लेट हो जाएगा। इसमें से मानक समय को माना गया है और इसी वजह से जो है देशांतर और अक्षांशों को भी इसी वजह से बांटा गया है। अब भारत के मानक समय के बारे में बताएं तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी जो है देशांतर से लिया गया है। और अगर पूछें तो भारत कितने देशांतरीय रेखाओं के बीच में है, तो भारत का जो एकदम पश्चिमी हिस्सा जो है वो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और भारत का एकदम जो पूर्वी एरिया जो है वो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अब जरा हम इसको माप लेते हैं कि हमने 82.5 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि हम इनके बीचों का ही जो है हिस्सा जो है अपना मानक समय मानेंगे। तो अगर हम 97 डिग्री को अगर माइनस करते हैं 68 से, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और 29 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 14.5। ठीक, 14.5 आ गया। अब वही जो है इन्होंने क्या किया है, 68 में जो है इन्होंने 14.5 को जो है ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 0.5, 8 4 12 के 2 6 7 1 8, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है वो मान लिया गया है। तो इसी वजह से, क्योंकि इनके बीच की रेखा जो है वो ये निकली हुई है, इसीलिए जो भारत का जो मानक समय है भारत के बीच से जो निकली रेखा है उसको माना गया है। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब मैं 82.5 से भी कहो तो मैं आपको जो है 5.5 घंटे करके मैं दिखाता हूँ। तो देखिए 82.5 है, ठीक, 82.5 को एक बार अगर जो है आप सिर्फ और सिर्फ कितना माने, 82 डिग्री माने। ठीक है, 82 डिग्री माने, और इसको 15 से अगर आप डिवाइड देते हैं, क्योंकि 1 घंटा बराबर कितना था, 15 डिग्री के बराबर, तो 15 से अगर आप इसको डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं 82 को जो है डिवाइड देता हूँ 15 से, तो 15 चौके 60, बचा कितना 2 और 6 2 8। ठीक है, सॉरी 15 पना 75 करते हैं, सॉरी भूल गए थे। ये जो है 82 डिग्री है। ठीक है, इसको हम 15 से डिवाइड दे रहे हैं, तो 15 पना 75, तो कितना आ गया 7। ठीक है, 7 5 12, तो 5 तो घंटे हो गए। ठीक, 5 तो हमारे पास घंटे हो गए, और बचा हमारे पास रिमेनिंग 7 डिग्री अभी भी हमारे पास बची हैं। तो 1 डिग्री बराबर मैंने आपको कितनी बताई थी, 1 डिग्री बराबर थी 4 मिनट के बराबर। तो वही क्या करेंगे, 7 के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 चौक 28। ठीक, तो हमारे पास जो है 5 घंटा पहले से थे, 28 मिनट जो है हमारे 60 डिग्री बचे, उसकी वजह से आ गए। अब बचता है हमारे पास, क्योंकि कितना माना है 82.5, तो आधा, 1 बराबर है 4 मिनट के, तो आधा कितने मिनट के बराबर हो जाएगा, आधा हो जाएगा हमारा 2 मिनट के बराबर। तो वही 2 मिनट हम जो 28 मिनट में और जोड़ देंगे, तो 5 घंटा हमारे पास पहले से थे, अब हमारे पास 30 मिनट और आ गए हैं। तो कितना हो जाएगा, तो हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच लाइन से जो है 5.5 घंटे जो है आगे की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा भारत का समय कितना हमको कैलकुलेट करना आ गया है, तो 5.5 घंटे जो है हमारा ग्रीनविच समय से आगे हमारा समय माना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि अब इसमें बता रहे हैं कि रूस एक देश है, रशिया, वहां पर जो है मानक समय जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि वहां पर जो मानक समय जो है 11 है,
और विश्व में सबसे ज्यादा मानक समय जो है रशिया देश में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है 11 समय की जो घड़ियां होती हैं वो उपलब्ध होंगी, ठीक है। अब इसमें एक और बात बताई थी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रहे हैं कि असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय से लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर जो है गुजरात के द्वारका में है, ठीक है। यहाँ का समय और यहाँ का समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का बीच का अंतर है, ठीक है। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा वो भी आपको पता है, आपको बताए थे। अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ पर उस वक्त के 1:45 बज रहा होगा, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अगर गुजरात के द्वारका में 12 बज रहा है तो असम के डिब्रूगढ़ में कितना बज रहा होगा? असम के डिब्रूगढ़ में टाइम हो रहा होगा 1 घंटा 45 मिनट, ठीक, 1:45। अब आती है बात इसकी क्विज के बारे में, ठीक। इसके हम लोग क्विज या क्वेश्चंस जो कहते हैं, अभ्यास प्रश्न, उनको भी कर लेते हैं। तो बता रहे हैं कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो पृथ्वी का सही आकार जो है उसको हम भू आप के भी कहते हैं, ठीक है, भू आप, ठीक। पृथ्वी का जो सही आकार है उसको हम भू आप कहते हैं, ठीक, भू आप कहते हैं। और ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है पृथ्वी का ही जो है स्वरूप है और पृथ्वी का ही वास्तविक रूप है और लघु रूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? तो कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री है। और पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो वो आपको बताया था। सबसे पहले आता है शीत कटिबंध, फिर आता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, हमारा कौन सा शीतोष्ण कटिबंध आता है, फिर आता है हमारा उष्ण कटिबंध, ठीक है। और ये जो है दोनों ही तरफ में वर्क करते हैं कि उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी उष्ण कटिबंध, और फिर उसी तरह से आता है दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी उष्ण कटिबंध, ठीक। तो हमारे 3 ताप कटिबंध हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या है? तो अक्षांशीय रेखाएं जो है वो हमारी जो पृथ्वी के इस तरह से आती हैं, जो भूमध्य रेखा की सतह जाती है। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो पृथ्वी पे लंबवत गिरती हैं, ठीक है। पृथ्वी पर लंबवत आने वाली रेखाओं को देशांतरी रेखा कहते हैं। और पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखा जाती है उनको अक्षांशीय रेखा कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि जो, ठीक है, क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि सूर्य के सबसे 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में का जो हिस्सा जो है, यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष जो है हमेशा समान रहती हैं। इस वजह से ये वाला जो एरिया है यहाँ पर वो गर्मी ज़्यादा होती है और इसी वजह से इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। आप बता रहे हैं कि जब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं तो लंदन के दोपहर में 12 क्यों बजे होते हैं? तो वो देशांतर की स्थिति के कारण बजे होते हैं, क्योंकि 0 डिग्री पर जो है लंदन के ग्रीनविच टाइम माना गया है। वहां से जैसे जैसे देशांतर बढ़ता है उसी वैसे वैसे जो है समय पूर्व की ओर आने पर बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर घटता है। तो 1 डिग्री भी मैंने आपको बताया था, 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होती है। और भारत जो है 0 डिग्री से 82.5, ठीक है, भारत का समय जो है 0 डिग्री से 82.5 माना गया है। और इसी वजह से इसका अंतर जो है 5 घंटे 30 मिनट के बराबर आता है, जो कि मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके भी दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी दे सकता है कि आप कैलकुलेट कैसे करें, इसलिए इसी वजह लिए जो है मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया था। अब आती है बात प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है। तो प्रमुख यामोत्तर का जो मान है वो हमारा 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध जो है ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो। और देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या जो है वो 360 है। और दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है, दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड कहा जाता है, तो ग्रिड कहा जाता है अक्षांशों यानी समानांतर रेखाओं और देशांतरी यामोत्तर रेखाओं की जो जाल जैसी संरचना होती है। मैंने आपको दिखाई थी अक्षांशीय रेखाएं ये ऐसे जा रही हैं, देशांतरी रेखाएं ऐसे आ रही हैं। तो ये जालनुमा जो रचना होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रिड, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रिड। अब इसमें जो है हमारे सामने फिलिप्स है जो कह रही है मकर रेखा पर स्थित है। तो मकर रेखा पर क्या स्थित है? आप मुझे खाली स्थान भरो बताइए। फिर कह रहा है भारत का मानक यामोत्तर कितना है? तो भारत का यामोत्तर जो है 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री है। जीरो यामोत्तर को किस नाम से जाना था? जो जीरो यामोत्तर है उसको जो है हम लोग देशांतरी 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी जो है घटती है, यानी कि पश्चिम की ओर जाने पर जो है दूरी जो है घटती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी वृत्त जो कहाँ पर है? वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर था क्वेश्चन मकर रेखा कहाँ पर है? तो मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। मकर रेखा जो है हमारी दक्षिणी गोलार्ध में है और
उत्तरी गोलार्ध में हमारी कौन सी रेखा है? उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछा तो उत्तरी गोलार्ध में हमारी कर्क रेखा स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा हमारी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। और दक्षिण रेखा जो है वो मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यही थी इसकी सारी जो भी ये समरी, आपको मैंने क्वेश्चन और आंसर के साथ बोथ बता दी हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप जो है ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके PDF नोट्स, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे जो चैनल का नाम है आप उसी को ही टेलीग्राम पर सर्च करिए, वहाँ पर आपको चैनल के जो लोगो है उसी के हिसाब से, उसी पिक्चर के हिसाब से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। वहाँ पर जो है आपको इसकी PDF फाइल भी मिल सकती है, इसके नोट्स की जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी आपको PDF फाइल जो है मिल जाएगी। तो आपको अगर चाहिए भी हो तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको वहां से भी जो है इसके जो PDF है हैंड रिटन नोट्स की वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब मैं चलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।